गुरुकुल की पवित्र भूमि की मिट्टी से मैं अपने मस्तक पर चंदन करता हूँ। इस समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। देव स्वरूप इन बच्चों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी राष्ट्रभक्त धर्म भक्त श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पहुँचकर मुझे बचपना याद आ गया। हमारे दो बच्चे सामने बैठे हैं। काजल इतना मोटा लगा हुआ है कि मुझे अपना बचपना याद आया कि हम भी ऐसे लगाया करते थे। हमारे यहाँ महानगरों में भी इतना मोटा काजल दिखाई नहीं पड़ता है। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं देर से आया, पहले जाऊँगा। मैं एक शिक्षण संस्थान का संस्थापक सदस्य हूँ, SR इंस्टीट्यूट के नाम से, और वहाँ आज वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बड़ा। तो हमने तो पुष्कर से कहा था कि मुझे क्षमा करिए, हम ना आ पाए, किसी और को देखा जाए। उन्होंने कहा भैया आपको आना है। हमने भी अपनी कमेटी में कहा, हमने कहा 2 मिनट के लिए हम जाएंगे ज़रूर, चाहे जैसे हो। हम जब चलने लगे तो हमारे जो बड़े भैया हैं श्री पवन सिंह चौहान जी, उसके चेयरमैन हैं, इस समय MLC हैं, राज्य मंत्री का दर्जा है उनके पास उत्तर प्रदेश सरकार में। उन्होंने कहा जा तो रहे हो लेकिन ध्यान रहे कि आकर के पूर्णाहुति आप ही को करना है। हमने कहा ठीक है, प्रयास करते हैं। लेकिन कुल मिला के मुझे अच्छा नहीं लग रहा जाते हुए, और ना आते हुए अच्छा लगा। लेकिन आते हुए तो थोड़ा बहुत अच्छा लग भी गया, लेकिन जाते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि कहीं और ये कार्यक्रम होता तो कोई बात नहीं, ये गुरुकुल कार्यक्रम है। इन्हीं के दम पर ही हमारा धर्म टिका हुआ है। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। सच पूछो तो हालांकि थोड़ा बहुत हम भी अनुपालन करते हैं। हमको कहीं कहीं लोग देखते तो पंडित जी कह देते हैं, क्योंकि शिखा हमारी बड़ी लंबी चौड़ी है, धोती कुर्ता पहनता हूँ, तो कहते हैं पंडित जी। तो हमने कहा पंडित जी के लिए पेटेंट नहीं है, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। क्या बात, इसलिए हम धोती पहनते हैं, इसलिए हम टीका लगाते हैं। तो पुष्कर समय तो बहुत कम हमको देंगे आप, सही है। हम एक कविता खाली पढ़ेंगे आपके बीच में। स्वागत है दादा। और जब इन्होंने बताया कि गुरुकुल में कार्यक्रम है तो हमको लगा कि मैं आचार्य गणों के सानिध्य में बैठने का मुझे अवसर मिल रहा है, इसलिए मैं अपने आप को और नहीं रोक पाया। हमने सोचा कि मैं चलूँगा ज़रूर, भले ही आधे घंटे 2 घंटे की मेरी उपस्थिति वहाँ रहे। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आदरणीय योगेश चौहान जी का। योगेश चौहान जी देश के बड़े कवि हैं, माइक पर हैं, हम लोगों को कविता सुनाने के क्रम में हैं। स्वागत है आदरणीय चौहान जी का। एक बार पुनः आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। एक छोटी सी कविता हम पढ़ेंगे। पुष्कर ने हमसे जो कहा था पढ़ने के लिए, अब हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपना गियर, वो नहीं पढ़ेंगे, कुछ दूसरा। स्वागत। हम चाहते हैं कि इतिहास की कुछ बातें हम यहाँ करके जाएं, और एक ऐसा इतिहास जो गुमनामी में दबा हुआ रहा, उसको उठाने का काम हमने किया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं एक छोटी सी रचना पढ़ूंगा, और मेरा ये प्रयास रहेगा समय निकाल करके जब कभी इधर निकलना हुआ तो एक बार मैं गुरुकुल अवश्य आऊँगा। इन्होंने कहा मैं भ्रमण कराऊंगा आपको, हम भी भ्रमण करना चाहते हैं। इतने दूर ग्रामीणचल में, राजधानी से इतनी दूर कोई गुरुकुल चल रहा है, धन्य हो गया वो महापुरुष जो इन बच्चों को वेद और शास्त्र और ज्ञान पढ़ाने की बात करते हैं। महर्षि दयानंद जी ने कहा था वेदों की ओर लौटो, और इसका नाम वेद वेदांग यही तो है शायद। जी। वेद वेदांग, वेद का मतलब है विज्ञान की ओर लौटो। आजकल हम जो भी रिसर्च करते हैं वो बहुत पहले हमारे यहाँ विज्ञान में लिखा जा चुका है, वेदों में लिखा जा चुका है। अभी जल्दी में नासा ने बताया कि मंगल की मिट्टी लाल है, बहुत जल्दी में भी बताया उन्होंने, 2-4 से 10 साल पहले नासा ने बताया कि मंगल की मिट्टी लाल है।
हमें पहले से पता है कि मंगल की मिट्टी लाल है, क्योंकि हम नवग्रह जब बनाते हैं पूजन के लिए तो मंगल पर लाल सिंदूर डालते हैं, शनि पर काला डालते हैं। इसका मतलब हमारे ऋषियों ने, और ये जो देखते हैं ऋषि का मतलब का जो रिसर्च करता था उस समय, जो रिसर्च करते थे वही ऋषि हैं। वो ऋषि और मुनि दोनों में थोड़ा सा अंतर है, हालांकि हम ज़्यादा अध्यात्म नहीं बोलना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो आज हम प्रैक्टिकल करते हैं, जो हम प्रयोग करते हैं, आज हम हवाई जहाज उड़ाते हैं और आज का हवाई जहाज कहाँ पर ब्रेकअप हो जाए कुछ पता नहीं है। उस समय भी विमान चला करते थे। तो जितना की भी कुछ भी, अब आप देखिए कि एक पेसमेकर चला है, सीने के अंदर रखा जाता है, 14 वोल्ट की बिजली 14 वोल्ट की बिजली से वो चार्ज होता है। हमारे शरीर में 14 वोल्ट की बिजली है। ऋषियों ने ये प्रयोग दिया मुझे, इसीलिए लकड़ी के पाटे पर बैठ करके हम भोजन करते हैं, ताकि हम जब जबड़ों को चलाते हैं तो उसमें भगती है और पृथ्वी उसको खींचती है, इसलिए लकड़ी का पाटा डाल देते हैं ताकि हमारी ऊर्जा बची रहे। कुल मिलाकर के इस प्रकार के तमाम सारे उदाहरण मिल जाएंगे। घर घर में आप टेलीविजन देखते हैं और उस समय संजय बैठ करके पूरा महाभारत कुरुक्षेत्र का देख रहे थे, हस्तिनापुर में बैठ करके। तमाम सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन आइए, हमें बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर गुरुकुल कुछ चल रहा है, शायद मैं भी कुछ कर पाता, तो हमने सोचा कम से कम उस महापुरुष का अभिनंदन हमारे द्वारा हो जाए जिन्होंने इस गुरुकुल को चलाने के लिए बीड़ा उठाया है और संकल्पित है, और इन बच्चों को जो है वेद पढ़ा रहे हैं। हम अभी हाल ही में हमने एक छंद लिखा, 4 पंक्तियां, मैं चाहता हूं कि वो पढ़ा दूं। किस महापुरुष के अभिनंदन में वो लिखा है बताने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं समझ जाएंगे। स्वागत है दादा। वहीं से मैं प्रारंभ करता हूं, सुनिएगा। स्वागत। स्वामी दयानंद जी को स्मरित करते हुए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, और ये पता चला कि कहाँ पर कार्यक्रम है, बस केवल यहीं के लिए हमने वो 4 पंक्तियां लिखी। उसके बाद फिर मैं पूरे अपने तेवर में आऊंगा और मैं अपनी कविता सुनाऊंगा, आप सुनिएगा। कि विश्व गुरु कहा जाने वाला देश भारत में, कि विश्व गुरु कहा जाने वाला देश भारत में, पग पग पर छाए हुए छल छंद थे। कि विश्व गुरु कहे जाने वाले देश भारत में, पग पग पर छाए हुए छल छंद थे। रूढ़वादियों के जाल से निकलने के लिए खिड़की झरोखे शंख द्वार सारे बंद थे। और ज्ञान फूल थे खिले अनेकों वाटिका में, कुंतु मौन साध बैठे हुए ज्ञानी मकरंद थे। मौन साध बैठे हुए ज्ञानी मकरंद थे। और शिक्षा स्वराज व समाज सत्यार्थ हेतु प्रथम प्रवर्तक स्वामी दयानंद थे। प्रथम प्रवर्तक स्वामी दयानंद थे। जिंदाबाद। आइए, हमारे ऊपर एक आरोप लगाया गया, 5 साल तक देश की मलाई काटते रहे। मैं राजनीति नहीं करता हूं, राजनीति करने वाले करें, हम राजनीति पर कविता नहीं पढ़ता हूं, हिंदू मुसलमान पर कविता, चीन पाकिस्तान पर नहीं पढ़ता हूं। लेकिन मैं थोड़ा सा स्पर्श करना पड़ता है जब कोई गलत टिप्पणी करता है। 5 साल तक उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे रहे और ये देश बहुत अच्छा था क्योंकि मलाई काटने को मिल रही थी। 5 साल के बाद जब कुर्सी से उठे तो उन्होंने कहा कि ये देश असहिष्णु हो गया है, यहाँ रहने के लायक नहीं है। बहुत सारे लोग इसके पहले सहिष्णु और असहिष्णु जानते ही नहीं थे, अर्थ की तो बात ही छोड़ो, शब्द से ही नहीं परिचित थे। लेकिन हम उनका आभार मानते हैं कि कम से कम उनके माध्यम से ये सहिष्णु शब्द का जो हम सभी लोग समझ गए कि क्या होता है। उन्होंने कहा ये देश असहिष्णु हो गया है, रहने के लायक नहीं है। जो समाज पेड़ों की पूजा करता हो, जो समाज हाथी में गणेश देखता हो, जो समाज एक दिन पक्षियों के लिए भी भोजन छत पर रखता हो, जो समाज हमेशा एक सामने दूसरे खड़े व्यक्ति की आत्मा में परमात्मा का निवास देखता हो, वो समाज कभी असहिष्णु नहीं हो सकता है। क्या बात है। और अगर उसके बाद भी आपने कहा असहिष्णु, तो स्वामी जी हम 4 पंक्तियां पढ़ते हैं, अगर बात मन की हो तो 4थी पंक्ति पर तालियां बजा के मेरा समर्थन करना, अब आशीर्वाद की तालियां बाद में मांग लेंगे। हमने कहा ये देश असहिष्णु नहीं है,
तुम्हारी मानसिकता असहिष्णु है, और फिर भी तुम अगर आरोप लगाते हो तो हम सबसे कहते हैं कि असहिष्णु हो जाना। क्यों हो जाना? हम 4 पंक्तियां पढ़ते सुनिएगा, मेरे आराध्य ने मुझे बताया। स्वागत है, स्वागत है। वृंदावन की गली गली में गोपी ग्वाल संग माखन चुराया और रस भी रचाया था। वाह वाह, कितने विनम्र थे मेरे कन्हैया, क्या कहने। लेकिन अंत में उन्होंने उपदेश जो दिया, वो उपदेश आपके हृदय पर ठक की आवाज करे तो तालियों में बदल देना कि वृंदावन की गली गली में गोपी ग्वाल संग माखन चुराया और रस भी रचाया था। दया के निधान ने विधान का पवित्र पाठ मानवों के साथ दानवों को भी पढ़ाया था। परिणाम कोई भी नहीं तुम्हारे हाथ में है, परिभाषा कर्म वाली खूब समझाया था। परिभाषा कर्म वाली खूब समझाया था। और पापियों का सर्वनाश करने हेतु जग से बांसुरी बजाना छोड़ चक्र भी चलाया था। जिंदाबाद। बांसुरी बजाना छोड़ चक्र भी चलाया था। तो ये 4 पंक्तियां तमाम है, राम पर भी तमाम है इस पर, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कविता पढ़ दूं और ज्यादा समय न लूं। वैसे हमको लगता है 10 मिनट हमने ले ही लिया। स्वागत है। मैं एक कविता ऐसी पढ़ना चाहता हूं। पुष्कर ने कहा कि मेरी एक रचना है कि हमारा देश कटता चला गया। क्यों कटता चला गया? हम कहते हैं कि हम बड़े मजबूत हैं, हमारा सनातन धर्म बहुत मजबूत है। अरे मैं कहता हूं तुमसे ज्यादा कमजोर कोई नहीं है। सामने बैठे व्यक्ति को अगर मूर्ख समझ लिया आपने तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, उसको हमेशा चतुर समझो। अगर हम इतने मजबूत थे तो ईरान, अफगानिस्तान, कंबोडिया, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान क्यों कटते चले गए? हम इतने बड़े रह गए। आप इतने मजबूत कहते हैं तो इस बहम में मत पालिए, तेज रहिए। मैं कुछ ऐसे ही पढ़ना चाह रहा था, पुष्कर कहाँ चला गया? हम चाहते हैं कि इतिहास पढ़ दें वो जिसको बारे में नहीं जानते हैं, इस और जो मैंने बताया भी इसके विषय में सभी जानते हैं। स्वागत है दादा। हमने महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, इन पर तमाम कविताएं सुनी हैं। चेतक पर तमाम कविताएं सुनी हैं। पंडित श्याम नारायण पांडे ने किताब लिखी हल्दी घाटी, जी सर, बहुत अच्छी कविता लिखी। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, बहुत अच्छी रचना। गंगारत्न पांडे, उन्होंने लिखा मेवाड़ मुकुट। श्याम नारायण पांडे के साथ तो नहीं, लेकिन गंगारत्न पांडे के साथ बैठने का अवसर मुझे मिला आज के 15 साल पहले। उनकी भी पुस्तक मैंने पढ़ी तो उन्होंने मेवाड़ का दृश्य बहुत बढ़िया चित्रित किया है। परंतु दूसरी किताब उनकी पढ़ी, एक और नीलकंठ, तो उसमें एक मुझे पात्र दिखाई पड़ा, हाथी राम प्रसाद। क्या बात है, बहुत उत्कृष्ट रचना सुनने वाले। महाराणा प्रताप के सैन्य दल में एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, और उसका एक भाई था उसका नाम था हेतक, और एक घोड़ा था उसका नाम था शुभ्रा। इसी प्रकार से तमाम हाथी थे, और उस हाथी में एक हाथी ऐसा था जिसका नाम था राम प्रसाद, हाथी राम प्रसाद। वो गुमनामी में डूब गया। सभी लोग जानते हैं चेतक को, सभी लोग महाराणा प्रताप, उदय सिंह, इनके पूरे वंशज को जानते हैं, लेकिन हाथी राम प्रसाद गुमनामी में डूबा, जबकि वो बहुत बहादुर था। और वो कितना वीर था, कितना बहादुर था, मैं उसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ कविता के माध्यम से, सुनिएगा। स्वागत है। हल्दी घाटी का वो मैदान, एक तरफ अकबर की सेना खड़ी थी, एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना खड़ी थी। दोनों सेनाएं आमने सामने थी, युद्ध होने के लिए तैयार। तब तक महाराणा प्रताप उस चेतक पर बैठते हैं और हाथी राम प्रसाद के पास पहुंचते हैं। उससे क्या बातचीत करते सुनिएगा। स्वागत है। किसी एक व्यक्ति ने मुझसे टोका, कहा चौहान क्या मूर्खता की बात करते हो, भला कोई इंसान जानवर से कैसे बात करेगा? हमने कहा शायद रामचरितमानस आपने पढ़ी नहीं है, वहाँ एक चौपाई ये भी लिखी है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। मैं किसान का बेटा हूँ, हम अभी भी किसानी करते हैं, खेती करते हैं मित्रों। ये मत समझना धोती पहने से खड़े, धोती तो मैं इसलिए पहनता हूँ। एक बार पुष्कर ने टोका, भैया आप धोती कुर्ता क्यों पहनते हैं? हमने कहा इसलिए पहनता हूँ ताकि मेरे बुजुर्गों के न रहने के बाद ये धोती जिंदा रहे। क्या मैं इसलिए पहनता हूँ, ऐसा नहीं मुझे पैंट अच्छा नहीं लगता, मैं इसलिए धोती कुर्ता पहनता हूँ। तो इन्होंने कहा मैं किसान का बेटा हूँ और बैल हमारे संकेत को समझता है।
अर्थात मुझसे संवाद स्थापित करता है। इसलिए ये मत कहिए कि जानवर से बात हो, हाथी तो बहुत बुद्धिमान होता है। स्वागत। तब वो महाराणा प्रताप चेतक पर बैठकर हाथी के पास पहुंचते हैं और उससे कुछ बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं, मैं पंक्तियां पढ़ता, सुनिएगा। स्वागत है कि मेवाड़ धरा की सेना सजकर खड़ी थी हल्दी घाटी पर, पहले कभी तक माइक वाइक सेट हो नहीं पाता है। ये बड़ी विषम पर, ये मेरा क्रम भी नहीं है, ये मैं अत्याचार कर रहा हूँ इनके ऊपर खुले डंके। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा क्रम नहीं है पढ़ने का। इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि आप अत्याचार कर रहे हैं। स्वागत है, लेकिन दादा के सम्मान में जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपने अपना अमूल्य समय दिया। ये मेरी व्यवस्था है, ये मेरी मजबूरी है जो मैं पढ़ रहा हूँ, वरना मेरा नंबर सबसे बाद में आता है। मेरे छोटे भाई जब खा लेते हैं तब मैं खाता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। आचार्य जी की पावन उपस्थिति भी हो चुकी है मंच के समीप। मैं आचार्य जी से चाहता हूँ कि मेरी कविता प्रारंभ हो, इससे पहले आपका पदार्पण इस पवित्र मंच पर हो जाए। हमें आशीर्वाद दे दीजिए। आ जाइए, आइए 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 आइए। हाँ, हम चाहते हैं। जब योगेश भैया को मैंने फोन किया और गुरुकुल का नाम लिया, तभी इन्होंने ठान लिया कि आऊंगा तो आचार्य जी का अभिनंदन करेंगे, और वो व्यवस्था लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हमारे योगेश भैया। एक बार जोरदार ताली। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जहाँ तक आज तक मेरी सोच नहीं गई, वहाँ से भैया शुभारंभ कर रहे हैं। ये बाकायदा अमीनाबाद गए, वीडियो कॉल करके दिखाए कि देखो ये है, ये है, ये है। तो मैं फोटो अगर सही आ रहा हो तो लीजिए आचार्य जी, नहीं तो हमारे वाले में लीजिए। फोटो की आवश्यकता नहीं है जी। एक जोरदार ताली। आपका फोन तस्करी वाला है क्या जी? आपका फोन तस्करी वाला है क्या? नहीं नहीं, पुष्करी वाला है। पुष्करी का मतलब ये हुआ, मेरा नाम है पुष्कर। जब मेरा फोन खराब हो जाता है तो अपनी पत्नी का ले लेता हूँ, जैसे मास्टर मास्टराइन, वैसे पुष्कर पुष्करी। एक बार डी राम ने भेजा कि श्रीमान पुष्कर सुल्तानपुरी, उसके पीछे लिख दिया कि श्री पुष्करी। तो हमने कहा कि इसका मतलब कहा है दोनों लोग आना साथ में। और इसी बीच एक संस्थापक और है, कनराज शर्मा तुकान जी, जो ज्ञानोदय इंटर कॉलेज के संस्थापक हैं। इनका भी सम्मान करेंगे हमारे योगेश चौहान जी। बहुत कम समय है इनके पास, हालांकि फुल समय देते हैं ये, लेकिन आज ये बहुत दुविधा में है। ये सारा मेरा माल इनको दे रहे हो, लग रहा है कि अब मैं कितना सुलग रहा हूँ ये ईश्वर जाने। हाँ, बैठ जाओ बेटा, ऐसा बैठ जाओ जैसे भट्ठा बैठ जाता है। एक बार आप लोग जोरदार तालियों से योगेश चौहान जी का अभिनंदन कीजिए। अब हम लोग कविता की तरफ अग्रसर होते हैं। कविता सुनने का क्रम है। बहुत ही शानदार कविता आदरणीय चौहान जी के द्वारा हम लोग सुनेंगे। राम प्रसाद हाथी, जो इतिहास के पन्नों में गुमनाम एक ऐसा सेना नायक जिसने कभी अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। स्वागत है, अभिनंदन है आदरणीय योगेश चौहान जी का। बात मैं कर रहा था कि उस हाथी के पास महाराणा प्रताप चेतक पर बैठकर राम प्रसाद के पास पहुंचते हैं, अर्थात घोड़े पर बैठकर उस हाथी के पास पहुंचते हैं। क्या बातचीत करते सुनिएगा। स्वागत है। कि मेवाड़ धरा की सेना सजकर खड़ी थी हल्दी घाटी पर। मेवाड़ धरा की सेना सजकर, थोड़ा माइक और खोल दीजिए भैया, आवाज जितनी हो सब खोल दीजिए। हाँ, नहीं खोल लेगा वो, नहीं खोल पाएगा, दोनों को चश्मा ढूंढना पड़ता है। स्वागत। ठीक, अच्छा है। मेवाड़ धरा की सेना सजकर खड़ी थी हल्दी घाटी पर, खड़े थे योद्धा चलने को निज धर्म युद्ध परिपाटी पर। क्षण भर को जा टिके नयन राणा के अपने हाथी पर, मस्तक पर दोनों हाथ रखा अपने अनबोले साथी पर। बोले चेतक पर हो सवार, दुश्मन को धूल चटाऊंगा, रिपु रक्त से हल्दी घाटी की मैं प्यास बुझाऊंगा। हो महत्वपूर्ण भूमिका तेरी, हो महत्वपूर्ण भूमिका तेरी मेवाड़ मुकुट की रक्षा में। और अगली पंक्ति पर हाथ खोलना। हो महत्वपूर्ण भूमिका तेरी मेवाड़ मुकुट की रक्षा में, पूर्णांक आज अर्जित करना रण की इस कठिन परीक्षा में। जिंदाबाद।
पूर्णांक आज अर्जित करना रण की इस कठिन परीक्षा में। हे राम प्रसाद देना प्रसाद, दुश्मन को तुम कोलाहल की। हम घर में जब बच्चों के ऊपर नाराज होते हैं और छड़ी उठाते तो कहते हैं आओ भी खाने भर को प्रसाद दे रहा हूँ। ईश्वर की कृपा से उसका नाम ही राम प्रसाद था। तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ महाराणा प्रताप और क्या कहते हैं उस हाथी से। हे राम प्रसाद देना प्रसाद, दुश्मन को तुम कोलाहल की। करना कर्म निडर होकर चिंता मत करना तुम फल की। यदि घाव लगे तन पर तो पीड़ा शीघ्र भुला देना। आहट से पहले सैनंदन में शत्रु को शीघ्र सुला देना। आँच नहीं आने पाए राणा के परम प्रतिष्ठा पर, दाग नहीं लगने पाए ए हाथी तेरी निष्ठा पर। और है मतंग लेना उमंग, पौरुषता निज दिखला देना। हम मेवाड़ी योद्धा है, दुश्मन को ये बतला देना। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम मेवाड़ी योद्धा है, दुश्मन को ये बतला देना। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। अब हाथी का उत्तर सुनना। अगर आपको लगे वास्तव में कि हाथी ने सटीक जवाब दिया है अपने नरेश को, तो गर्वित हो जाना, रोमांचित होना, तालियों में बदलना। स्वागत। कि सूंड उठा अभिवादन कर राणा जी को आश्वस्त किया। अब जानवर बोल तो नहीं सकता, लेकिन अब संकेतों में बात करता है कि सूंड उठा अभिवादन कर राणा जी को आश्वस्त किया। आर पार करने के चिंतन में निज मन को व्यस्त किया। हे नरेश मेवाड़ धरा का है अनाज हमने खाया, जिनके पोषक तत्वों से संगठित हमारी है काया। प्राण जाए पर वचन न जाए, हमने भी तो मंत्र पढ़ा है। युद्ध कला की सभी विधाओं का मुझ पर भी तंत्र चढ़ा है। किया प्रतिज्ञा है हमने दुश्मन का बच्च फाड़ने को, तैयार खड़ा हूं धरती में मुगलों का मुंड गाड़ने को। तैयार खड़ा हूं धरती में मुगलों का मुंड। अगली दो पंक्तियों पर जोरदार तालियां उठाना। स्वागत है। प्राण जाए पर वचन न जाई, हमने भी तो मंत्र पढ़ा है। युद्ध कला की सभी विधाओं का मुझ पर भी तंत्र चढ़ा है। किया प्रतिज्ञा है हमने दुश्मन का पक्ष फाड़ने को, तैयार खड़ा हूं धरती में मुगलों का मुंड गाड़ने को। हम बोल नहीं सकते राजन, हम बोल नहीं सकते राजन, पर पूर्ण हमारा प्रण होगा। दे रहा वचन में अंतर से निर्वार महाभीषण होगा। दे रहा वचन में अंतर से निजवार महाभीषण होगा। और हाथी क्या कहता सुनना कि मातृभूमि की भक्ति का मैं पावन एक पिटारी हूँ। अपने नरेश के समक्ष उसको घमंड नहीं है, अपने को पिटरिया बताता है, छोटा बताता है वो कि मातृभूमि की भक्ति का मैं पावन एक पिटारी हूँ। सावधान करके दुश्मन का मैं सफल शिकारी हूँ। कि मातृभूमि की भक्ति का मैं पावन एक पिटारी हूँ, सावधान करके दुश्मन का मैं सफल शिकारी हूँ। हे महीप हमने भी तो जीवन भर निष्ठा पाली है। क्रोध भरे अंगारों सी आंखों में देखो लाली है। फंसा सूड़ में साकल मेरा सलन सलन कर लहरेगा। फंसा फंसा सूड़ में साकल मेरा सलन सलन कर लहरेगा। शत्रु गजों का पेट किसी नकारे जैसा गहरेगा। किसी सरोवर में अपने शस्त्रों को फेंक नहीं सकता। शागिर्द आपका रिप समझ निज घुटने टेक नहीं सकता। समर भूमि को शत्रु के सौ का खलिहान करूंगा मैं। वरदान मौत का दूंगा या निज को बलिदान करूंगा। कहने वाह भाई वाह। वरदान मौत का दूंगा या निज को बलिदान करूंगा मैं, शीश नहीं झुकाऊंगा। अब राणा प्रताप आश्वस्त होते हैं और आक्रमण का आदेश देते हैं। स्वागत है। उस अपने हाथी को आक्रमण का आदेश देते हैं। उसका रण कौशल देखना। हल्दी घाटी के उस मैदान में उस हाथी की वीरता, उसका पराक्रम, उसका शौर्य आपको रोमांचित कर देगा, ये मैं दावा करता हूं। तब पंक्तियां निवेदित करता सुनिए। दिख रहा दूर से ही रणभूमि में गज का गर्वित ललाट। हाथी तो वहां बहुत थे, शत्रुओं के पास भी अपने पास भी, लेकिन हाथी राम प्रसाद कुछ अलग दिखाई पड़ रहा था आज। दिख रहा दूर से ही रणभूमि में गज का गर्वित ललाट। कांप गई अकबर की सेना देख मतंग का रूप विराट। दिख रहा दूर से ही रणभूमि में गज का गर्वित ललाट। कांप गई अकबर की सेना देख मतंग का रूप विराट। पाते ही संकेत महावत का हाथी जब डोल गया। चिघाड़ मारकर एक लिंग ईश्वर की जय बोल गया। साथियों, महाराणा प्रताप एक लिंग भगवान के उपासक थे। वो हाथी भी कभी कभी कमल पुष्प जाके चढ़ा दिया करता था।
वो भी भक्त था, इसलिए एक लिंग ईश्वर को उसने भी ध्यान में रखा। तब पंक्तियां निवेदित है, सुनिएगा। दिख रहा दूर से ही रणभूमि में गज का गर्भित ललाट, कांप गई अकबर की सेना देख मतंग का रूप विराट, पाते ही संकेत महावत का हाथी जब डोल गया, चिघाड़ मारकर एक लिंग ईश्वर की जय बोल गया, थर थर कांप गए बैरी सुन राम प्रसाद का स्वर बुलंद, चीते सी चाल देख करके बैरी गज की गति हुई मंद, समर भूमि पर हस्ताक्षर कर डाला चारों पैरों से, समर भूमि पर हस्ताक्षर कर डाला चारों पैरों से, भयभीत नहीं हुआ था हाथी लेस मात्र के गैरों से, गज के प्रताप को हाथी के प्रताप को देख शत्रु की याद आ गई नानी थी, ऐसा होता था प्रतीत रण में चंडिका भवानी। क्या कहने, वाह भाई वाह वाह वाह, ऐसा होता था प्रतीत रण में चंडिका भवानी थी। सारे शत्रु गजों पर हाथी राम प्रसाद ही भारी था, सारे शत्रु गजों पर हाथी राम प्रसाद ही भारी था। हम दंगल के मैदान में उतरे किसी पहलवान से लड़ने के लिए, एक पहलवान को हरा दूंगा मैं, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, कभी तो थकान महसूस होगी। हाथी थका नहीं था, 13 हाथियों को अकेले दम पर मौत के घाट उतारा, दुश्मनों के हाथियों को मारा था। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं, हाथी कोई आसान नहीं था कि सारे शत्रु गजों पर हाथी राम प्रसाद ही भारी था, मातृभूमि की रक्षा का वह चौपाया व्रतधारी था, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में दिखता बस राम प्रसाद, चौओर देखता राम प्रसाद, चौओर पहुंचता राम प्रसाद, मेवाड़ी पस की देख वीरता को दुश्मन भयभीत हुआ, खड़ी द्वार पर मृत्यु आज है ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ, पलक झपकते क्रोध शत्रु का कफन काप हो जाता था, जिस ओर घूमता था मतंग मैदान साफ हो जाता था। जिस ओर घूमता था मतंग मैदान साफ हो जाता था। अगली दो पंक्तियां इसी तरह फिर उठा लेना, पूरी कविता में केवल 2 जगह तालियां मांगता हूं, बाकी अपने आप बजाते हैं। मैं पंक्तियां अगली पंक्तियों पर सुनिएगा कि मेवाड़ी पस की देख वीरता को दुश्मन भयभीत हुआ, खड़ी द्वार पर मृत्यु आज है ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ, पलक झपकते क्रोध शत्रु का कफन काप हो जाता था, जिस ओर घूमता था मतंग मैदान साफ हो जाता था। सुन करके गर्जन गंभीर, सुन करके गर्जन गंभीर, अकबर का भूतल हिल गया, 13 शत्रु गजों का जीवन पल भर में ही कील गया। 13 शत्रु गजों का जीवन पल भर में ही कील गया। धमक धमक धम धमक धमक पैरों का धमक भयंकर था। आप एक छोटा सा जूता पहनते उसकी टाप बड़ी दूर तक सुनाई पड़ती है, कल्पना करिए उसका खंभे जैसा पैर अगर हल्दी घाटी के मैदान में पड़ता होगा, झलक कितनी दूर तक जाती होगी। कि धमक धमक धम धमक धमक पैरों का धमक भयंकर था, धमक धमक धम धमक धमक पैरों का धमक भयंकर था। राम प्रसाद रणभूमि में बन गया आज प्रलयंकर था, जैसे ही लहराया साकल सनन सनन स्वर गूंज गया, आते ही चपेट में दुश्मन पलक झपकते जूझ गया, अपने दुश्मन को बिन उत्तर का सवालवा देता था, गर्दन पकड़ मलेच्छों को नभ में उछालवा देता था। हाहाकार मचा ऐसा कि त्राहिमाम रिब बोल दिया, हाहाकार मचा ऐसा कि त्राहिमाम रिब बोल दिया, भागो प्राण बचाओ गज ने मृत्यु पंजिका खोल दिया। जो पड़ा सामने राम प्रसाद के, जो पड़ा सामने राम प्रसाद के, कोने में उसे सहेज दिया, या अली बोलने से पहले अल्लाह के पास ही भेज दिया। जो पड़ा सामने राम प्रसाद के, कोने में उसे सहेज दिया, या अली बोलने से पहले अल्लाह के पास ही भेज दिया। लेकिन मित्रों, हम हमेशा नीतिवान और धर्म प्रिय रहे हैं। हमने लड़ाई भी लड़ी तो धर्म से, नीतियों से लड़ी। सुबह शंख बजा युद्ध प्रारंभ, शाम को शंख बजा युद्ध समाप्त। आशावादी रहे, हो सकता है मित्रता हो जाए, लेकिन दूसरा पक्ष जो है छल और कपट पर हमेशा रहा। हमारे गुलाम रहने का एक कारण यह भी है इतने दिनों तक कि हम नीति पर रहे और वो अनीति पर रहे, हम उनकी अनीति को देखते चले गए। हमें भी उसकी भाषा में, जो योगी जी आज बताते हैं ना, जो जिसकी भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझा दूंगा, यही उस समय भी होना चाहिए था। ऐसा ही कुछ उस हाथी के साथ हुआ, उसके साथ छल किया गया, कपट किया गया और छल से उसको पकड़ा गया। तब पंक्तियां निवेदित करता सुनो। स्वागत है दादा। बनी स्थिति ऐसी की कुछ छल से पकड़ा हाथी को, बनी स्थिति ऐसी की कुछ छल से पकड़ा हाथी को, 7 गजों का व्यूह बना सांकल से जकड़ा हाथी को, अकेले नहीं
नहीं 7 हाथियों का व्यूह बनाया। भला एक एक आते हिम्मत होती तो 7 हाथियों का व्यूह बनाया कि बनी स्थिति ऐसी कि कुछ छल से पकड़ा हाथी को, 7 गजों का व्यूह बना साकल से जकड़ा हाथी को, बंधन में था हाथी पर मस्तक का तेज निराला था, ऐसा लगता गज मुक्ता का निखरा दिव्य उजाला था। पहुंच मुगलिया आंगन में वो बच्च तान कर खड़ा रहा, शीश झुकाया नहीं युद्ध अब भी करने को आड़ा रहा। मेघ गर्जना कर बतलाया मैं योद्धा मेवाड़ी हूँ, स्वाभिमान व निष्ठा का मैं पावन एक खिलाड़ी हूँ। स्वर बुलंद सुन हाथी का, स्वर बुलंद सुन हाथी का, अकबर लज्जित भरपूर हुआ, अभिमान मुगलिया झुंडों का पल भर में चकनाचूर हुआ। वाह भाई वाह। अभिमान मुगलिया झुंडों का पल भर में चकनाचूर हुआ। पैर पटक संकेत दिया तुम साकल एक बार खोलो। भला दुश्मन के सामने तुम सिर उठा सकते हो जहां पर मौत खड़ी हो तुम्हारे चारों तरफ, लेकिन हाथी खड़ा है। महाराणा प्रताप को वचन देकर के आया है निष्ठा से समझौता नहीं करूंगा। तब वो संकेतों में ललकारता है अकबर को, क्या कहता है सुनना कि पैर पटक संकेत दिया तुम साकल एक बार खोलो, अपने पौरुषता की मिस्री अपने ही आंगन घोलो। अकबर ने ये घोषणा की थी कि इस हाथी पर मेरा आसन लगाइए, मैं बैठकर अपने नगर का भ्रमण करूंगा। हाथी ने मन ही मन सोच लिया था आसन तो बड़ी दूर, तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगा अपने शरीर को, मैं बंधन में हूं तो क्या हुआ। तब पंक्तियां पढ़ो, उसकी निष्ठा देखना, उसकी वफादारी देखना कि पैर पटक संकेत दिया तुम साकल एक बार खोलो, अपने पौरुषता की मिस्री अपने ही आंगन घोलो, पल भर में दूध छठी की तुमको याद दिला दूंगा, मिट्टी में तेरे सिंहासन को मैं अभी मिला दूंगा। राणा प्रताप जी के प्रताप के समझ तू बौना है, मेवाड़ दुर्ग की तुलना में तेरा ये किला खिलौना है। सुन करके हुंकार समूचा सदन मुगलिया सहम गया, सुन करके हुंकार समूचा सदन मुगलिया सहम गया, सुन करके हुंकार समूचा सदन मुगलिया सहम गया। कभी झुका पाऊंगा हाथी को अंतस का बहम गया। अकबर बोला झुका नहीं पाया गर एक जानवर को। और अगली पंक्ति समझ में आ जाए तो ताली बजाना कि अकबर बोला झुका नहीं पाया गर एक जानवर को, तो किंचित भी झुका नहीं सकता उस वीर नामवर को। वाह वाह वाह। तो किंचित भी जब एक हाथी को नहीं झुका पाया तो बड़ा महाराणा प्रताप को कैसे झुकाऊंगा। जीती बाजी अपनी हार जाता है अकबर यहीं पर कि झुका नहीं पाया अगर एक जानवर को, तो किंचित भी झुका नहीं सकता उस वीर नामवर को। हाथी की वफादारी और देखना, किया विवश हाथी को किंतु गीत शत्रु का ना गाया। बहुत शारीरिक अत्याचार किया गया उसके ऊपर। केला बहुत प्रिय होता है, गन्ना बहुत प्रिय होता है, सामने रखा गया, खाना तो दूर रहा, उसकी तरफ देखना तक नहीं उचित समझा उसने। उसकी वफादारी देखना। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि किया विवश हाथी को किंतु गीत शत्रु का ना गाया, किया विवश हाथी को किंतु गीत शत्रु का ना गाया। देशभक्त गजराम प्रसाद दुश्मन का अन्न नहीं खाया, केला गन्ना आदि खिलाने को अंतिम प्रयास किया, पर 18 दिन तक उस हाथी ने उपवास किया, पर 18 दिन तक उस हाथी ने उपवास किया। अंतिम श्वासों तक राणा के निष्ठा का सम्मान किया। देशभक्त गजराम प्रसाद ने अपने को बलिदान, देशभक्त गजराम प्रसाद ने अपने को बलिदान किया। अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपको लगे कि इस गुरुकुल के पवित्र भूमि पर कोई छोटा सा कवि आकर के, हालांकि मैं अपने आप को कवि नहीं मानता हूं, उसका कारण बाद में बताऊंगा। मैं कहने में जरा से भी सफलता पाई हो कि आपके मन की बात चुरा करके कहने में, तो अंतिम 2 पंक्तियों पर घनघोर तालियां उठाइएगा, सुनिएगा। स्वागत है दादा। कि केला गन्ना आदि खिलाने को अंतिम प्रयास किया, पर 18 दिन तक उस हाथी ने उपवास किया। अंतिम श्वासों तक राणा के निष्ठा का सम्मान किया। देशभक्त गजराम प्रसाद ने दुश्मन अंतिम श्वासों तक राणा की निष्ठा का सम्मान किया। स्वामी भक्त गजराम प्रसाद ने अपने को बलिदान किया। जब तक सृष्टि रहेगी भू पर, जब तक सृष्टि रहेगी भू पर, राम प्रसाद का नाम रहेगा। भारत का बच्चा बच्चा तुझको सदा प्रणाम करेगा, भारत का बच्चा बच्चा तुझको सदा प्रणाम करेगा। अंतिम पुष्कर क्षमा करना, मैं वो कविता नहीं पढ़ पाया जिसके लिए आपने कहा था, फिर कभी देखेंगे। प्यास में छोड़ के जा रहा हूं ताकि अगले बार फिर आऊं यहाँ, और अगली बार हमारे यहाँ वार्षिकोत्सव ना हो, मैं फ्री होकर के यहाँ पहुंचूं। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं। जिसकी त्याग और तपस्या के दम पर आप लोग इस प्रकार से उत्सव और महोत्सव मनाते हैं।
हमारी अपनी एक अभिलाषा है, एक महत्वाकांक्षा है। ए माँ शारदे, मेरी लेखनी को वो धार दे कि देश और समाज के अंदर तमाम व्याप्त विद्रुपताओं के विरोध में आवाज उठा सकूं, उसके विरोध में मैं लिख सकूं। आपकी भी इच्छा होगी, तमाम अभिभावक यहाँ बैठे हैं, उनकी अभिलाषा महत्वाकांक्षा होगी कि मेरा भी बेटा शीश पर शिखार रख करके इसी प्रकार से वेदों का अध्ययन करे, गुरुकुल में पहुंच के, आपकी महत्वाकांक्षा होगी। लेकिन देश की सीमा पर जो आपका बेटा खड़ा है, जिसकी त्याग और तपस्या के दम पर हम इस प्रकार से उत्सव मनाते हैं, उसकी क्या महत्वाकांक्षा है, उसकी क्या अभिलाषा है। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं और उस बेटे के सम्मान में सरहद पर जो आपके बेटे खड़े हैं, उनके अभिनंदन में चौथी पंक्ति पर ताली बजाना मैं अपना स्थान लेता हूं कि बने तिरंगा कफन बदन का, मन में ये अरमान लिखा था। बने 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 तिरंगा कफन बदन का, मन में ये अरमान लिखा था। समर भूमि पर दुश्मन के हिस्से में शमशान लिखा था। पहुंचा द्वारे पर शहीद तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। कफन हटा कर देखा तो छाती पर हिंदुस्तान लिखा था। कफन हटा कर देखा तो छाती पर हिंदुस्तान लिखा था। बहुत बहुत